हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2, जिसमें हम नेक्स्ट 100 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जीपीएससी क्लास 1 टू एग्जाम के, जो 7 जनवरी को हुआ था। 7 जनवरी को जीपीएससी का एग्जाम था, तो इसकी ऑफिशियल आंसर कीज आ चुकी हैं और उसका पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी 100 क्वेश्चंस का एक वीडियो हम लोगों ने बना लिया जो डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज हम पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम जीएस 2 के ज्योग्राफी, इकोनॉमी के 100 क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद जो करंट अफेयर्स और अदर टॉपिक्स हैं उनके 100 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा पेपर है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 101 वाला। इसमें द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, तो ये स्टेट पूछा है, जो आर्टिकल 12 में स्टेट मेंशन है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट सही है, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ये भी सही है, एनी प्राइवेट एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट ये भी सही है। तो क्या पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, consider the following statements. A bill to alter the boundaries of any state can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. ठीक है, कोई भी बिल अगर बाउंड्रीज को ऑल्टर करने के लिए किसी भी स्टेट की इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन के साथ। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, President has to refer the bill which alters the boundary of the state to the state legislature concerned for expressing its view within a specific period of time, ये भी सही है। तीसरा, प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये गलत है, तीसरा ऑप्शन गलत है। बाकी प्रेसिडेंट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा है, तो 1 और 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन है, और वो जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था 101 वाला, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक जो है वो किस में आता है, फंडामेंटल राइट से आते हैं, तो वो भी फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट है, अ लॉ इज फॉर एवरीवन हुएवर इट माइट बी, तो ये एकदम सही है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसमें क्या होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब ये लॉ जो है वो सबके सामने सेम है। ठीक है, सब लोग इक्वल है लॉ के सामने। ठीक है, ये पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, अ लॉ विल अप्लाई इक्वली टू इक्वली सिचुएटेड पीपल, अब ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो ये बोलता है कि जो लोग इक्वली सिचुएटेड है उनके ऊपर ये जो लॉ होता है वो इक्वली अप्लाई होता है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 और 2। अब क्वेश्चन नंबर 104, क्या बोलता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डबल जियोपार्डी इज ठीक है, तो जो प्रोटेक्शन मिलती है डबल जियोपार्डी का वो क्या है, ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने जो मेरा क्रैश कोर्स बनाया था उसमें मैंने फंडामेंटल राइट के ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे और बोला था कि फंडामेंटल राइट पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आते हैं पॉलिटी वाले सेक्शन में। तो आप अभी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन अभी तक फंडामेंटल राइट के आ चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 105, द फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द लॉ कोर्ट्स टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लॉ कोड के द्वारा कौन कौन से राइट्स उसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो पहले, राइट टू नो अबाउट द गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये एकदम सही है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये भी सही है। राइट टू स्ट्राइक नहीं है, ये मैंने उसमें भी बताया था, राइट टू स्ट्राइक जो है वो कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन अ न्यूज़पेपर, ये भी है। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर पूछा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ये भी फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 106, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कन्फर्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स ऑफ अ पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड। आर्टिकल 22 जो है वो किस पर्सन के राइट बताता है, जो अरेस्टेड है और डिटेन्ड है। तो पहला तो है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ये एकदम सही है। दूसरा, राइट टू कंसल्ट एंड बी टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर, तो उसको लीगल प्रैक्टिशनर मिलना चाहिए विद इन 24। ठीक है, ये भी उसका राइट है। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथॉरिटीज फर्दर डिटेंशन, जब तक कि मैजिस्ट्रेट उसको फर्दर डिटेन नहीं करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर उनको रिलीज करना पड़ेगा। ये तीनों ही राइट है। ठीक है, अब पूछा करेक्ट आंसर कौन सा है, तो डी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। ये भी फंडामेंटल राइट का ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 107, द कॉन्स्टिट्यूशन अपहोल्ड्स द राइट्स ऑफ लेबर्स एंड इंश्योर्स द लेबर वेलफेयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज वाया डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है, कौन से राइट्स ऑफ लेबर है और जो लेबर के वेलफेयर की बात करता है, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। तो देखो, पहला, इट मेक्स द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव। ये एकदम सही है, ऐसा पूरा का पूरा मेंशन किया गया है डीपीएसपीज में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 2, इट एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये भी एकदम सही है। ये सिक्योर वर्कर के पार्टिसिपेशन की बात करता है और इंडस्ट्री के मैनेजमेंट की भी बात करता है। पूछा क्या गया, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो बोथ 1 and 2 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, डीपीएसपी पे डायरेक्टली क्वेश्चन था। डीपीएसपी के हमने पूरे आर्टिकल डिस्कस किए थे, किसमें क्या मेंशन है, मैटरनिटी लीव में क्या अमेंडमेंट हुआ है, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 108, द डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, दिस इंप्लाइज दैट। डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल होता है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल होता है। A citizen cannot move honorable court if the government fails to legally enforce the DPSP or even violate in the same इंस्टेंसेस। ये सही है, नॉन जस्टिसेबल होता है तो हम डायरेक्टली कोर्ट पे नहीं जा सकते हैं। दूसरा, द गवर्नमेंट कैन नॉट इनेक्ट लॉज टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी, ये गलत है। डीपीएसपी को रखा ही इसलिए गया है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर लॉज बना सके टाइम आने पर, जिससे कि आप सोसाइटी को चेंज कर सके। ठीक है, स्टेट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ही हैं। तो कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ए ओनली करेक्ट आंसर, क्योंकि सेकेंड वाला रॉन्ग है। Question number 109, which of the following are the legal provision for the implementation of the fundamental duties? Fundamental duties को के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन से लीगल प्रोविजंस हैं? तो पहला है प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट एक्ट, दूसरा है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये भी सही है। फिर तीसरा है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ये भी सही है। चौथा है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी सही है। तो कौन सा क्या पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 110, consider the following statements regarding the procedure for the amendment of the constitution as laid down in the article 368। आर्टिकल 368 जो है, जिसमें अमेंडमेंट की बात की गई है, उसकी स्टेटमेंट कंसिडर करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, a bill to this effect can only be introduced in the लोक सभा फर्स्ट। ठीक है, ये सही है। दूसरा, नहीं सॉरी, ये सही नहीं है। अमेंडमेंट के लिए आप कहीं पे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लोकसभा में या राज्यसभा में। सिर्फ मनी बिल ऐसा रहता है जिसको आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना होता है। दूसरा, सच अ बिल मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर, ये गलत है, कोई भी इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेज, अ जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेज हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ डेलिब्रेशन, ये गलत है। कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। अब स्टेटमेंट क्या पूछा है, करेक्ट या पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो पूछा है कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो तीनों ही इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिफरेंस इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। एक्चुअली प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोनों इलेक्टोरल कॉलेज से किया जाता है, लेकिन दोनों के इलेक्टोरल कॉलेज में अलग अलग मेंबर्स होते हैं। क्या डिफरेंस होता है वो हम देख लेते हैं। पहला बोल रहा है, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अनलाइक द वाइस प्रेसिडेंट हु इज इलेक्टेड बाय द राज्यसभा लोन, ये गलत है। दोनों के में ही पार्लियामेंट जो दोनों हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के, वो पार्टिसिपेट करते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अनलाइक दैट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सही है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई रोल नहीं होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी लोग आते हैं। अब क्या पूछा है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112, 112, एमिकस क्यूरे ऑफन सीन इन न्यूज इज। एमिकस क्यूरे ये एक्चुअली न्यूज में था, ये कौन थे, एक न्यूट्रल लॉयर था जिसको अपॉइंट किया गया था बाय द कोर्ट टू असिस्ट इट इन केसेस विच रिक्वायर द स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। ठीक है, तो एक न्यूट्रल लॉयर था जिसको हम बोलते थे एमिकस क्यूरे, जो न्यूज में अधिकतर देखा था। क्वेश्चन नंबर 113, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट। ठीक है, तो ये कमिटीज फॉर्म हुई थी, कौन सी पहले फॉर्म हुई थी, कौन सी बाद में फॉर्म हुई थी, वो आपको बताना है, एक ऑर्डर बनाना है आपको, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। अच्छा, आपको ये कमिटीज देख के नाम समझ में आ रहा होगा ये किसकी कमिटीज है।
ये सारी जो कमिटीज हैं वो किससे रिलेटेड है, तो ये सब पंचायती राज कमिटीज हैं, तो इनको हमको रीऑर्डर करना है। तो आपको पता है कि सबसे पहली जो कमेटी थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी थी, दूसरी थी अशोक मेहता कमेटी, तीसरी थी जीवी के राव कमेटी, फिर सबसे लास्ट में आई थी एल एम सिग्मी कमेटी। तो 1 2 4 3 जो है वो करेक्ट आंसर है, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 114, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। पहला ये बोलता है द एक्ट हैज गिवन अ प्रैक्टिकल शेप टू द आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एकदम सही है। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत की बात की थी, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो पंचायती राज से रिलेटेड है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, द एक्ट गिव्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये भी सही है। तीसरा, इट हैज ब्रॉट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द परव्यू ऑफ जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। अब पूछा क्या है, कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, 1 2 and 3। Question number 115. Which of the following comes under the union list in the seventh schedule of the constitution? कौन से हैं जो सेवन शेड्यूल में आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की यूनियन लिस्ट में? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन आता है, पोर्ट्स एंड टेलीग्राफ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ये भी आते हैं, लॉटरी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट ये भी आते हैं, पिलग्रिमेज टू द एनी प्लेस इनसाइड द इंडिया ये नहीं आते हैं। ठीक है, तो कौन सा पूछा, करेक्ट आंसर पूछा है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116। अभी तक हमने जितने पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं है, इनको हम इजी या मॉडरेट लेवल में भी कंसिडर कर सकते हैं। और यही सारे क्वेश्चन जो है वो मैंने अपने क्रैश कोर्स में भी कराए हैं। ठीक है, अगर आपको अभी भी ये क्रैश कोर्स परचेज करना है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, अभी भी ये कोर्स अवेलेबल है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपीज़ में, उसके लिए आपको सिविल सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, और वहां पे जाके नीचे स्क्रीन पे हमारा एक कोड फ्लैश हो रहा होगा, आप वो देख सकते हैं। सिर्फ न्यू 2024 जो है वो कोड है, इसको लगा के आप 1499 में, मतलब 1000 रुपए के डिस्काउंट के साथ, लाइफ टाइम वैलिडिटी जब तक चाहे आप तब तक यूज कर सकते हैं, ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 116। विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज फॉर्म द गवर्नमेंट? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है जो इंडिपेंडेंस ऑफ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में बात करता है? तो पहला तो उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सही बात है, जो टेन्योर की सिक्योरिटी होती है वो इंडिपेंडेंस लेके आती है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशन, ये इंडिपेंडेंस लेके आती है। एक्सपेंसेस जो है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाए, ये भी सही बात है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, तो 1 2 3 तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चंस आए हैं हिस्ट्री एंड पॉलिटी के, मतलब बहुत ही अच्छा पेपर था। क्वेश्चन नंबर 117। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन, एनसीडब्ल्यू के बारे में पूछा गया है। तो इट हैज ऑल द पावर्स ऑफ अ हाई कोर्ट, ये गलत है, सिविल कोर्ट की पावर होती है इनके पास। दूसरा, इट कैन अटेंड टू केसेस ऑफ हरासमेंट ऑफ वुमेन, ऑर्डर अप्रोप्रिएट पनिशमेंट, ये गलत है। तो तीसरा, इट कैन रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन लीगल सेफ गार्ड फॉर द वुमेन, ये कर सकते हैं, ये सही है। चौथा, इट फैसिलिटेट द रीड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंसेज एंड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मैटर्स। ये क्या करते हैं, जो भी ग्रीवेंसेज होते हैं वुमेन के, उनके ऊपर एडवाइस कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि आप इनके ऊपर पॉलिसी बनाइए जिससे कि वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके, तो ये भी सही है। तो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, access to the justice for the weaker section of the society is a constitutional mandate to ensure the fair treatment under the Indian legal system। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जस्टिस जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को दी जाती है, जिसमें फेयर ट्रीटमेंट किया जाता है लीगल सिस्टम के अंदर में। दूसरा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट होता है 1987 का, इसको पार्लियामेंट के द्वारा इनेक्ट किया गया है जिससे कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जा सके आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेटरी सिस्टम टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द क्राउडेड केसेस। ठीक है, बहुत ज़्यादा बर्डन हो चुका है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स के ऊपर, तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए लोक अदालत बनाई गई है जो क्राउडेड केसेस को सॉल्व कर सकें अपने लेवल पे। फिर इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात की गई है डीपीएसपी में अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही बात है। तो तीनों ये स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा गया है। तो पहला,
The governor appoints the state election commissioner and determine his condition of service and tenure of the office. ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है. दूसरा, the state election commissioner can be removed only in the manner on the ground as the judge of high court. ये भी सही है. दूसरा, it is mandatory upon the state election commission to adopt the electoral rolls created by the election commission of India for the legislative assembly polls. ये गलत है. ठीक है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 120. कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर से रिलेटेड पूछा है. तो पहला, आर्टिकल 24 ऑफ द 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज ऑल द पर्सन ऑफ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन फ्रीली सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर. एकदम सही है. 7 शेड्यूल के अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बोला गया है पावर टू लेजिस्लेट ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर रेस्ट विद द स्टेट. ठीक है, स्टेट के पास होता है ये मैटर पब्लिक ऑर्डर क्रिएट करने का. इसलिए दिल्ली का जो पब्लिक ऑर्डर क्रिएट किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट. सॉरी, दिल्ली एक्चुअली सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन तो वहाँ सेंटर पे है इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. नहीं, अदरवाइज बाकी स्टेट का जो स्टेट ऑर्डर होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. थर्ड नंबर का, इस वजह से वहाँ पे कश्मकश चलती रहती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. पब्लिक ऑर्डर इज ऑल्सो वन ऑफ द ग्राउंड टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट. ठीक है, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है. पूछा क्या, करेक्ट स्टेटमेंट, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 121. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट पूछा पहला, the constitution permits the central government to make laws when the parliament is not in the session. ये सही है. कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि लॉज बनाए जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है. तो ऑर्डिनेंस कैन बी रीप्रमोलगेट एनी नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, एनी नंबर ऑफ टाइम्स इसको प्रमोलगेट नहीं किया जा सकता. प्रमोलगेट कर दिया उसके बाद फिर इसको पास कराना जरूरी होता है विद इन द 6 मंथ प्लस 6 वीक के अंदर. ठीक है. तीसरा, गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन इशू द ऑर्डिनेंसेस ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ये गलत है. ठीक है, तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ए ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. और कौन से उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस इशू कर सकती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए. पर्टिकुलर आर्टिकल है जिसमें ऑर्डिनेंस के बारे में मेंशन किया गया है. क्वेश्चन नंबर 122. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. पहला, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग इलेक्शंस टू द लोकसभा. ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा के इलेक्शन कराती है, राज्यसभा के कराती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के कराती है और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का कराती है. एकदम सही है. दूसरा, यूनियन कैबिनेट डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन. ये गलत है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करती है, ना कि यूनियन कैबिनेट. तीसरा, इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द स्प्लिट्स और मर्जर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी. ये भी सही है, इलेक्शन कमीशन डिस्प्यूट सॉल्व करती है. क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 123. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ग्राम सभा. ग्राम सभा से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछा है. तो पहला, द term ग्राम सभा इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो ग्राम सभा तो डिफाइंड है, तो ये वाले स्टेटमेंट गलत है. इट इज अ परमानेंट बॉडी. ये एकदम सही है. द पावर टू annul अ डिसीजन ऑफ द ग्राम सभा रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट. गलत है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, कोर्ट्स कर सकती. तो क्या पूछा, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 124. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग नो लॉज दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट जो है वो लेके आ सकता है नो ऐसा कोई लॉ जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन को वायलेट करता हो. हाँ, पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं ला सकती जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है. इसका मतलब ये निकल रहा है, तो पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है. आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट दैट गारंटीज द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन. ये भी सही है. फिर इन दी पुट्टास्वामी केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट स्टेट कैन कलेक्ट फिंगरप्रिंट्स एंड द आइरिस स्कैन फॉर द वेलफेयर स्कीम. ये भी सही है. अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है, तो तीनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 125. द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज. ठीक है, पहला लॉ ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो कौन है, तो ये अटॉर्नी जनरल होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट.
पहला, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फेथ बिलीफ एंड वर्शिप आर द फाउंडेशन ऑफ द आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। जो फेथ बिलीव और वर्शिप का फाउंडेशन है वो 25 और 26 में आर्टिकल में दिया गया है, फंडामेंटल राइट में है, ठीक है। फिर द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन पास एनी ऑर्डर टू कैरी आउट फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस बीइंग इन पब्लिक इंटरेस्ट बिल अप वाइल अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत नहीं, सॉरी, सही है कि पब्लिक इंटरेस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करके 142 आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये कोई ऑर्डर को कंप्लीटली जस्टिस के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में कोई ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है, तो दोनों ही सही है। अब पूछा क्या गया है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो दोनों करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन से हैं, ना ही वन इनकरेक्ट है ना ही टू इनकरेक्ट है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 127, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या है, तो पहला, इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको रिमूव किया जा सकता है उनके टर्म के एक्सपायरी के पहले। तो ये स्टेटमेंट सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस ओनली थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, ये सही है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ द, ये रीअपॉइंट किए जा सकते, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। पूछा करेक्ट कौन सा है, तो दोनों ही करेक्ट है, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 128, द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज इंक्लूड, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया है शेड्यूल एरियाज डिक्लेयर करने का, पहला तो प्रीपोंडरेंस ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, सही है। कॉम्पैक्टनेस ऑफ एंड रीजनेबल साइज होना चाहिए एरिया का, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होनी चाहिए उस एरिया की कंपेयर टू द नेबरिंग एरियाज, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तभी उसको शेड्यूल एरिया बनाया जाता है। तो पूछा करेक्ट आंसर कौन सा है, तो तीनों ही करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129, अन आर्टिकल एंड द डिस्क्रिप्शन मेंशन बिलो, पूछा है आर्टिकल 243A, ठीक है। ये किसके बारे में बात करता है, ग्राम सभा के बारे में करता है। 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत की बात करता है। सी वाला जो है वो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात करता है, और ई वाला जो, एक सेकेंड, 243C जो है वो कंपोजिशन ऑफ पंचायत की बात करता है, और ई वाला जो है वो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत की बात करता है। तो 1A 2B 3C और 4D होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 130, द थ्योरी assumes that the government will be influenced by various interest groups and will not be biased for or against any of these groups, ठीक है। तो ये प्लूरलिस्ट थ्योरी है जिसमें गवर्नमेंट जो है इन्फ्लुएंस होती है अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप से, और विल नॉट बी बायस्ड और अगेंस्ट एनी ऑफ दीज ग्रुप, किसी से भी बायस्ड नहीं होती है ना ही किसी के अगेंस्ट में होती है, तो ये प्लूरलिस्ट थ्योरी होती है। 131 में, नेचुरल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन योजना मतलब हृदय इज सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी सिटीज, तो हृदय स्कीम जो है वो अभी तक 12 सिटीज में आ चुकी है, ठीक है। फिर 132, द नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट रिक्वायर्ड ऑल फेडरल एजेंसी टू कंडक्ट प्रायर डैश बिफोर टेकिंग एनी मेजर एक्शन, तो एनवायरमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट करना होता है कोई ये जो एनवायरमेंट पॉलिसी एक्ट होता है वो लेता है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, EIA असेसमेंट भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, EIA असेसमेंट भी बोला जाता है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 133, द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द स्टडी ऑफ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसकी स्टडी होती है, तो पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 134, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय, ये किसने बोला था, पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एड को सेपरेट करने की बात तो वुड्रो विल्सन ने बोली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 135, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी डायरेक्टली रिक्रूटेड टू द इंडियन सिविल सर्विसेज, सो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे जो डायरेक्टली रिक्रूट किए गए थे इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। क्वेश्चन नंबर 136, द ओनर्स एम्प्लॉयर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड द कल्चर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जो ओनर्स थे, एम्प्लॉयज थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और कल्चर थे, वो कहाँ से आए थे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आए थे, ठीक है। Question number 137, from the following bodies which is not a statutory body in India,
तो कौन सी ऐसी बॉडी है जो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है? तो कैग जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सेबी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब स्टैट्यूट की थ्रू आई है। एनएचआरसी और नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ये सारी स्टैट्यूटरी बॉडीज है, सिर्फ कैग जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 138, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द चिल्ड्रन? यूनिसेफ। ऑब्वियसली बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूनेस्को तो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, ये सब चीजें बनाता है, ये हेल्थ के लिए होता है, और ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 139, which article of the Indian Constitution prohibit the hazardous jobs to the children? तो आर्टिकल नंबर 24 है। 23 और 24 जो है ये ह्यूमन लेबर की बात करता है, और 24 जो है वो चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है, ठीक है। You may okay. Question number 140. The National Commission for the Women was set up as the statutory body in January 1992. Under the National Commission for Women Act 1990, the aim of the commission is to be facilitate redressal of grievances and punish the guilty. ये सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये भी हम लोगों ने क्रैश कोर्स में डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 141, evaluate the statements. पहला, the main and the first foremost objective of India's foreign policy is to secure its national interest. ठीक है, तो एकदम सही है, पहली और foremost objective यही है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है सार्क एसोसिएशन का, वो है प्रमोट करना वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, to accelerate economic growth, social progress, and the cultural development in the region, and provide all individuals the opportunity to live in the dignity and to realize their full potentials. ठीक है, तो पूरा पोटेंशियल, ये एकदम सही बात की गई है सार्की के बारे में, तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 142, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Consider the following statement. पहला, a retired Supreme Court judge cannot act as a judge of the Supreme Court even for a temporary period of the time. ये सही है। दूसरा, a High Court judge may be appointed as an ad hoc judge of the Supreme Court for a temporary period. ये एकदम सही है, ठीक है। तो सॉरी सॉरी सॉरी, a retired judge cannot act as a judge of Supreme Court even for a temporary period. ये सही है, रिटायर्ड जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह काम नहीं कर सकता इवन टेम्पररी पीरियड के लिए, लेकिन हाई कोर्ट का जज जो है उसको एडॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह लिया जा सकता है फॉर अ टेम्पररी पीरियड। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो बी ओनली, सेकंड ओनली जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 143, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन सिट ओनली इन दिल्ली। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो है वो अलग अलग ब्रांचेस बनाई जा सकती हैं, पार्लियामेंट के पास वो पावर है कि वो चाहे तो फ्यूचर में कहीं और भी इंडिया ये सुप्रीम कोर्ट की ब्रांच बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन सिट इन प्लेसेस अदर देन दिल्ली विच द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में अपॉइंट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये सही है। तीसरा, द पार्लियामेंट में मेक प्रोविजन फॉर कन्फरिंग द सप्लीमेंट्री पावर अपॉन द सुप्रीम कोर्ट। ये भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर दी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144, which one of the following categories of the dispute is excluded from the original jurisdiction of the Supreme Court? कौन से डिस्प्यूट है जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं? तो बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वन और मोर स्टेट, तो ये तो ओरिजिनल में आता है। टू और मोर स्टेट ओरिजिनल में आता है। बिटवीन रेसिडेंट्स ऑफ टू और मोर स्टेट, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट ऑन वन साइड एंड वन और मोर स्टेट ऑन द अदर साइड, तो ये भी आता है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145, द लैंडमार्क जजमेंट एंड द फाइंडिंग्स बाय द ऑनरेबल कोर्ट्स आर मेंशन्ड बिलो। ठीक है, पहला, इवेल्युएट द पेयर्स। पेयर्स को इवेल्युएट करना है। पहला है मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब एक्चुअली मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस जो है, इसमें पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेटमेंट सही है। मिनर्वा मिल केस में पार्लियामेंट की पावर को क्या किया गया था? लिमिट किया गया था। फिर आया था एक अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस। इसमें सेक्शन 125 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को एक्सटेंड किया गया था एंड प्रोवाइड मेंटेनेंस टू अ डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन। तो मुस्लिम वुमेन के केस से रिलेटेड था, जिसमें सेक्शन 125 जो था सीआरपीसी का, उसको
एक्सटेंड किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा आया था श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्ट्रक डाउन कर दिया था सेक्शन 66A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, आईटी एक्ट, विच वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिक्लेयरिंग इट टू बी द अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये न्यूज़ में थे तो इस वजह से ये आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस केसेस हैं तीनों ही, तो उसके बारे में न्यूज़ पूछा गया है। तो पूछा है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 146, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोल एंड फंक्शंस ऑफ अ स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, स्टेटमेंट पूछा गया है क्या रोल और फंक्शन हो सकते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पीकर एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये भी एकदम सही है। अल्टीमेट इंटरप्रेटर एंड द आर्बिटर ऑफ दी दोज प्रोविजन विच रिलेट टू द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस, सही है। हाउस की फंक्शनिंग को यही देखते हैं। सोल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हाउस के इन द इंटरनेशनल एरिया एरेना। ठीक है, ये भी एकदम सही है। तो पूछा है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 147, जिसमें है द नेम्स ऑफ द लेकेडिव मिनिकॉय अमिंदी आइलैंड वर चेंज टू लक्षद्वीप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये एक्चुअली ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो किया गया था उससे क्वेश्चन है। उसमें इन तीनों आइलैंड्स का नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड रख दिया गया था। ये कौन सी ईयर की बात है ये पूछा गया है। तो 1973 का एक्ट आया था जिसके थ्रू इन तीनों आइलैंड्स का नाम चेंज करके लक्षद्वीप आइलैंड रख दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 147 सही है। क्वेश्चन नंबर 148, द प्रेसिडेंट हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्टर्ड टू हिम by the Chief Justice of India before entering upon his office। ठीक है, the oath does not include which of these following statement। तो प्रेसिडेंट जो है उनको ओथ और अफर्मेशन एडमिनिस्टर की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू उनके ऑफिस में एंटर होने के पहले। अब उनकी ओथ में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो पहला फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, ये तो इंक्लूड होता है। डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस, ये भी होता है। प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी होता है। टू डू राइट टू ऑल द मैनर्स ऑफ पीपल इन अकॉर्डिंग्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर और फेवर अफेक्शन और इल विल, ये नहीं होता। ये इनका काम नहीं है, ये किसका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम रहता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है ये ओथ एंड अफर्मेशन में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 149, द प्रेजेंट लोकसभा इज, तो प्रेजेंट लोकसभा कौन सी है, अभी हमारी 17th लोकसभा है। अब जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो 18th लोकसभा के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 150, द मिनिमम एज ऑफ क्वालिफाइंग फॉर इलेक्शन ऑफ द लोकसभा इज, तो मिनिमम एज कितनी होती है इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए, तो 25 ईयर्स होती है। राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स होती है, और जो हमारे पंचायत के इलेक्शन होते हैं उनकी 18 ईयर्स होती है। ठीक है, तो ये आपको, सॉरी नॉट 18 ईयर्स, 21 ईयर्स होती है और 18 ईयर्स होती है वोटिंग एज। ठीक है, तो इस तरीके से तीन एजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारे जो पॉलिटी वाला सेक्शन है पेपर 1 का वो फिनिश हो चुका है। अब ये जो सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 150 से लेके 200 तक का, वो पूरा का पूरा क्या है, मैथ्स एंड रीजनिंग वाला सेक्शन है। अभी तक के जितने हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी को मिलाकर, इनमें से अगर हम देखें तो पेपर 1 में अगर हम मैथ्स एंड रीजनिंग को भी हटा दें तो पेपर 1 में आप 150 क्वेश्चन में से भी आप आराम से 100 क्वेश्चन तो सही अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड पॉलिटी के। आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन टफ थे, पॉलिटी के 50 में से हम मान सकते हैं 10 क्वेश्चन आपको टफ मिले होंगे, हिस्ट्री के आप 50 में से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 10 आप मान सकते हैं कि वो टफ होंगे, इससे ज़्यादा टफ नहीं थे। आर्ट एंड कल्चर के भी आप 50 में से आराम से 20 से 30 क्वेश्चन तो कर सकते हैं, बाकी 20 क्वेश्चन आपको टफ मान सकते हैं। ठीक है, तो 150 में से 100 तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं मेरे हिसाब से इन इन तीनों सेक्शंस में से। बाकी के 100 के अलावा प्लस आप मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आपने सॉल्व की होगी तो मैथ्स एंड रीजनिंग में से 50 क्वेश्चंस में से आप कितने सॉल्व करेंगे वो हम देख सकते हैं। अभी हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैथ्स एंड रीजनिंग को भी डिस्कस करेंगे, उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। वहां से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसका लेवल क्या है, वो सब कुछ हम लोग चेकआउट करेंगे। अभी तक पॉलिटी तक का हमने देख लिया है कि आप GS1 में तो 100+ स्कोर कर सकते हैं अगर हम 150 में से भी टारगेट लेते हो। पेपर 1 का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत टफ हम इसको नहीं बोलेंगे।
करेंगे। बहुत टफ और बहुत मिसलीडिंग पेपर ये बिल्कुल भी नहीं था। पेपर 1 वाला काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। इजीली आप हिस्ट्री एंड पॉलिटी के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर भी उतना टफ नहीं था। बहुत ज़्यादा गुजरात बेस्ड आर्ट एंड कल्चर नहीं आया था। अगर आपने नितिन सिंघानिया भी पढ़ी होगी तो भी आपका आर्ट एंड कल्चर जो है वो वाला पोर्शन जो है, क्योंकि डांस फॉर्म पे अधिकतर क्वेश्चन आए थे, फोक सॉन्ग्स पे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ के साइड जाए गए थे, पर हाँ, लेकिन फिर भी आप एटलीस्ट 200 में से 100 जो है वो इस सेक्शन में से कर सकते हैं। ये पेपर इस लेवल का था, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रीजनिंग वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और उसके क्वेश्चन अगर आपने रीजनिंग सॉल्व कर लिया हो या आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, आंसर कीज चाहिए, तो एक तो प्रोविजनल आंसर कीज आपको डायरेक्टली अवेलेबल है जीपीएससी की वेबसाइट पे, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम पे हमारा चैनल है सिविल सिग्नल, वहां पे पिंड करके कमेंट किया हुआ है प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने का, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम की पूरी प्रोविजनल आंसर कीज उसमें है, आपको वो चेकआउट करना है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और 15 जनवरी के पहले आप इनका कोई भी आपका ऑब्जेक्शन है तो वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, उसको जीपीएससी वाले जो है वो कंसिडर करेंगे और पेपर में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है।